नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हिंदी महासागर में। हम पढ़ रहे हैं राग दरबारी उपन्यास को। उपन्यास का यह 10वां अध्याय है। छंगामल विद्यालय इंटर कॉलेज की स्थापना देश के नव नागरिकों को महान आदर्शों की ओर प्रेरित करने एवं उन्हें उत्तम शिक्षा देकर राष्ट्र का उत्थान करने के लिए हुई थी। तो जो छंगामल विद्यालय नाम का इंटर कॉलेज है, उसकी स्थापना हुई थी नागरिकों के लिए आदर्श व्यक्त करना और उन्हें अच्छी से अच्छी शिक्षा देने के लिए। कॉलेज का चमकीली नारंगी कागज पर छपा हुआ संविधान एवं नियमावली पढ़कर यथार्थ की जिंदगी में लिपटा हुआ मन वैसा ही निर्मल और पवित्र हो जाता था जैसे भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का अध्याय पढ़कर। क्योंकि इस कॉलेज की स्थापना राष्ट्र के हित में हुई थी, इसलिए उसमें कुछ हो या ना हो गुटबंदी काफ़ी थी। वैसे गुटबंदी जिस मात्रा में थी उसे बहुत बढ़िया नहीं कहा जा सकता था, पर जितने कम समय में वह विकसित हुई उसे देखकर लगता था काफ़ी अच्छा काम हुआ है। वह 2-3 साल में ही पड़ोस के कॉलेजों की गुटबंदी की अपेक्षा ज़्यादा ठोस दिखने लगी थी, बल्कि कुछ मामलों में तो वह अखिल भारतीय संस्थाओं तक का मुकाबला करने लगी थी। वैद्य जी प्रबंध समिति में वैद्य जी का दबदबा था, पर रामाधीन भीकमखेड़ भी अब तक उसमें अपना गुट बना चुकी थी, इसलिए उन्हें बड़ी साधना करनी पड़ी। काफ़ी दिनों तक भी अकेले ही अपने गुट में बने रहे। बाद में एक आध मेंबर भी उनकी ओर खिंचे। अब बड़ी मेहनत के बाद कॉलेज के नौकरों में 2 गुट बन पाए थे, पर उनमें अभी बहुत कम काम होना था। प्रिंसिपल साहब तो वैद्य जी पर पूरी तरह आश्रित थे, पर खन्ना मास्टर अभी उसी तरह रामाधीन के गुट पर आश्रित नहीं हो पाए थे। उन्हें खींचना बाकी था। लड़कों में भी अभी दोनों गुटों की हमदर्दी के आधार पर अलग अलग गुट नहीं बने थे। उनमें आपसी गाली गलौज मारपीट होती तो थी, पर इन कार्यक्रमों को अभी तक उचित दिशा नहीं मिल पाती थी। गुटबंदी के उद्देश्य से न होकर ये काम व्यक्तिगत कारणों से होते थे। इस तरह लड़कों की गुंडागर्दी की शक्ति व्यक्तिगत स्वार्थों पर नष्ट हो जाती थी। उसका उपयोग राष्ट्र के सामूहिक हित में नहीं होता रहा था। गुटबंदों को अभी तक इस दिशा में बहुत काम करना था। ये सही है कि वैद्य जी को छोड़कर कॉलेज के गुटबंदों में अभी अनुभव की कमी है। परिपक्वता नहीं थी, पर प्रतिभा थी। उसका चमत्कार साल में एक आध बार जब भी फूटता तो उसकी सीट लहर शहर तक पहुंच जाती। वहाँ कभी कभी ऐसे दाव भी चले जाते जो बड़े बड़े पैदाइशी गुटबंदों को भी हैरान में डाल देते। पिछले साल रामादीन ने वैद्य जी पर एक दांव फेंका। वह खाली गया, पर उसकी चर्चा दूर दूर तक हुई। अखबारों में जिक्र आ गया। उससे एक गुटबंद इतना प्रभावित हुआ कि वह शहर से कॉलेज तक सिर्फ दोनों गुटों को की पीठ ठोकने के लिए दौड़ा चला आया। मतलब यहाँ पर अभी जो है गुटबंदी धीरे धीरे जो है अपना स्थान बना रही है पूरे कॉलेज में, कि एक इस गुट के हैं, ये इस गुट के हैं। ऐसे गुटबंद था अक्सर राजधानी में रहता था। पिछले 40 साल से वह अपने 24 घंटे केवल गुटबंदी के नाम पर अर्पित किए हुए था। उसकी ज़िंदगी ही गुटबंदी का चलता फिरता छोद बन गई थी। वह अखिल भारतीय स्तर पर का आदमी था और उसके बयान रोज अखबार में पहले पन्नों पर छपते थे, जिनमें देशभक्ति और गुटबंदी का अनोखा संगम होता था। उसके एक बार कॉलेज में आ चुकने के बाद लोगों को इत्मीनान हो गया था कि यहाँ अब कॉलेज भले ही ख़त्म हो जाए, गुटबंदी ख़त्म नहीं होगी। सवाल है, गुटबंदी क्यों थी? यह पूछना वैसा ही है जैसे पानी क्यों बरसता है। मतलब कॉलेज में यदि आप यह पूछें सवाल कि जो है गुटबंदी क्यों थी, तो यह सवाल वैसा ही है पूछना है जैसे कि आप पूछें कि पानी क्यों बरसता है। सत्य क्यों बोलना चाहिए, वस्तु क्या है और ईश्वर क्या है। वास्तव में यह एक सामाजिक मनोवैज्ञानिक यानी लगभग दार्शनिक सवाल है। इसका जवाब जानने के लिए दर्शन शास्त्र जानने की ज़रूरत है, और दर्शन शास्त्र जानने के लिए हिंदी का कवि या कहानीकार होने की ज़रूरत है। तो दर्शन शास्त्र जानने के लिए हिंदी का कवि या कहानीकार होने की ज़रूरत है। यह महत्वपूर्ण कथन है। सभी जानते हैं कि हमारे कवि और कहानीकार वास्तव में दार्शनिक हैं, और कविता या कथा साहित्य में वे सिर्फ यूं ही लिखते हैं। किसी भी सुबुकवादी उपन्यास में पढ़ा जा सकता है कि नायक ने नायिका के जलते हुए होंठों पर होंठ रखे और कहा, नहीं नहीं निसी, मैं उसे स्वीकार नहीं कर सकता। वह मेरा सत्य नहीं है, वह तुम्हारा अपना सत्य है। निसी का ब्लाउज जिसमें से चूकर ज़मीन पर गिर जाता है।
वह अस्फुट स्वर में कहती है, निक्कू, क्या तुम्हारा सत्य मेरे सत्य से अलग है? यह भी महत्वपूर्ण कथन है। क्या तुम्हारा सत्य मेरे सत्य से अलग है? इसी को ठाएं कहते हैं। इसी के साथ निसी और निक्कू फिलॉसफी की 1000 मीटर वाली दौड़ पर निकल पड़ते हैं। अब निसी की बिरावी जमीन पर गिर जाती है। निक्कू की टाई और कमीज हवा में उड़ जाती है। गिरते पड़ते एक दूसरे पर लौटते फूटते हुए मैदान के दूसरे छोर पर लगे हुए फीते को सत्य समझकर किसी तरह यहाँ पहुँचते हैं। तब पता चलता है कि यह सत्य नहीं, फिर संयोग श्रृंगार जलते हुए होंठ फिलॉसफी की मार। थोड़ी देर में मैदान छोड़कर जंगल में आ जाते हैं और पत्थरों से छिलते हुए कांटों से बिंधे नंगे बदन झांक झांक कर प्रत्येक झाड़ी में देखते हैं। और इस तरह नंगापन, सुबुक सुबुक, चूमा चाटी, व्याख्या आदि के माहौल में उस खरगोश का पीछे करते रहते हैं जिसका नाम सत्य है। यह फिलॉसफी लगभग सभी महत्वपूर्ण काव्यों और कथाओं में होती है और इसलिए ठीक नहीं है कि यह इस उपन्यास के पाठक भी काफ़ी देर से फिलॉसफी के एक लटके का इंतजार कर रही हूँ। सोच रही हूँ हिंदी का यह उपन्यासकार इतनी देर से यह सब तो कह रहा है, फिलॉसफी क्यों नहीं कहता? क्या मामला है? यह फ्रॉड तो नहीं है? यही सही है कि सत्य, अस्तित्व आदि शब्दों के आते ही हमारा कथाकार चिल्ला उठता है, सुनो भाइयों, यह किस्सा कहानी रोककर मैं थोड़ी देर के लिए तुमको फिलॉसफी पढ़ाता हूँ ताकि तुम्हें यकीन हो जाए कि वास्तव में फिलोसफर था। पर बचपन के कुसंगे के कारण यह उपन्यास या कविता लिख रहा हूँ। इसलिए हे भाइयों, लो यह 16 पेजी फिलॉसफी का लटका। और अगर मेरी किताब पढ़ते पढ़ते तुम्हें भ्रम हो गया हो कि तुम मुझे औरों जैसी फिलॉसफी नहीं आती, तो उस भ्रम को इस भ्रम से काट दो। तात्पर्य यह है कि फिलॉसफी वगाड़ना प्रत्येक कवि और कथाकार के लिए अपने आप में एक वैल्यू है। क्योंकि मैं कथाकार हूँ, क्योंकि सत्य, अस्तित्व आदि की तरह गुटबंदी जैसे एक महत्वपूर्ण शब्द का जिक्र आ चुका है, इसलिए 16 पृष्ठ के लिए तो नहीं, पर 1-2 पृष्ठ के लिए अपनी कहानी रोककर मैं पाठकों से कहना चाहूँगा कि सुनो सुनो भाइयों, वास्तव में मैं एक फिलोसफर हूँ, पर बचपन में कुसंगे का कारण मैं जो है कविता और उपन्यास लिखने लगा हूँ। तो यह कथन लेखक का है कि बचपन में कुसंग के कारण मैं जो है कविता या उपन्यास लिखने लगा हूँ। वास्तव में तो क्या हूँ, मैं फिलोसफर हूँ ही हूँ। तो यहाँ पर कवि जो है लेखक कह रहा है कि मैं थोड़ी देर कथा को रोक करके और जो है फिलोसफी आपको पढ़ाने वाला हूँ। वेदांत के अनुसार, जिसका हवाला वैद्य जी आयुर्वेद के पर्याय के रूप में दिया करते थे, गुटबंदी परम अनुभूति की चरम दशा का एक नाम है। तो गुटबंदी परम अनुभूति की चरम दशा का एक नाम है। मोस्ट कथन उसमें प्रत्येक तू मैं को और प्रत्येक मैं तू को अपने से ज़्यादा अच्छी स्थिति में देखता है। वह उस स्थिति को पकड़ना चाहता है। मैं तू और तू मैं को मिटाकर मैं की जगह तू और तू की जगह मैं बन जाता है। वेदांत हमारी परंपरा है और चूंकि गुटबंदी का अर्थ वेदांत से सीखा जा सकता है, इसलिए गुटबंदी भी हमारी परंपरा है और दोनों हमारी सांस्कृतिक परंपराएं हैं। आज़ादी मिलने के बाद हमने बहुत सी सांस्कृतिक परंपराओं को फिर से खोद कर निकाला है। तभी हम हवाई जहाज़ से यूरोप जाते हैं, पर यात्रा का प्रोग्राम जोशी से बनवाते हैं। फॉरेन एक्सचेंज और इनकम टैक्स की दिक्कत को दूर करने के लिए बाबाओं का आशीर्वाद लेते हैं, स्कॉच विस्की पीकर भगंदर पालते हैं और इलाज के लिए योगाश्रम में जाकर सांस फुलाते हैं, पेट सिकोड़ते हैं। उसी तरह विलायती तालीम में पाया हुआ जनतंत्र स्वीकार करते हैं और उसको चलाने के लिए अपनी परंपरागत गुटबंदी का सहारा लेते हैं। हमारे इतिहास में चाहे युद्धकाल रहा हो या शांतिकाल, राजमहलों से लेकर खलिहानों तक गुटबंदी द्वारा मैं को तू और तू को मैं बनाने की शानदार परंपरा रही है। तो यहाँ से मोस्ट कथन है कि हमारे इतिहास में चाहे युद्धकाल रहा हो चाहे शांतिकाल, राजमहलों से लेकर खलिहानों तक गुटबंदी के द्वारा मैं को तू और तू को मैं बनाने की शानदार परंपरा रही है। अंग्रेजी राज में अंग्रेज़ों को बाहर भगाने के झंझट में कुछ दिनों के लिए हम उसे भूल गए थे। आज़ादी मिलने के बाद अपनी और परंपराओं के साथ इसको हमने बढ़ावा दिया है। अब हम गुटबंदी को तू मैं लाला लाज जूता, साहित्य और कला आदि सभी पद्धतियों से आगे बढ़ा रहे हैं। यह हमारी सांस्कृतिक आस्था है। यह वेदांत को जन्म देने वाले देश की उपलब्धि है। यही संक्षेप में गुटबंदी का दर्शन और इतिहास और भूगोल है। तो वेदांत को जन्म देने वाले देश की उपलब्धि है। जिस देश ने वेदांत जैसे अध्ययन के लिए जो सामग्री है उसको जन्म दिया है, वेद दिए, जिसने वेदांत दिया, रचनाएँ जो है वेदों में अच्छी अच्छी दी गई हैं,
तो उसी देश में एक गुटबंदी भी एक इस देश की देन है, एक उपलब्धि है। इन मूल कारणों के साथ कॉलेज में गुटबंदी का दूसरा कारण लोगों का यह विचार था कि कुछ होते रहना चाहिए। वहाँ सिनेमा नहीं है, होटल नहीं है, कॉफ़ी हाउस नहीं है। मारपीट, छुरेबाजी, सड़क की दुर्घटनाएं, नए नए फैशन की लड़कियाँ, नुमाइशें, गली गाली गलौज वाली सार्वजनिक सभाएं, ये भी नहीं है। लोग कहाँ जाएं, क्या देखें, क्या सुने, इसलिए कुछ ना कुछ होते रहना चाहिए। यहाँ पर लेखक व्यंग कर रहा है। 4 दिन हुए कॉलेज में एक प्रेम पत्र पकड़ा गया था जो एक लड़के ने लड़की को लिखा था। लड़की ने चालाकी दिखाई थी। पत्र पढ़ने से लगता था कि वह सवाल नहीं, लड़की के पत्र का जवाब है, पर चालाकी कारगर नहीं हुई। लड़का डांटा गया, पीटा गया, कॉलेज से निकाला गया। फिर उसके बाप के आश्वासन पर कि लड़का दोबारा प्रेम ना करेगा और इस वादे पर कि कॉलेज के नए ब्लॉक के लिए 25,000 ईंट दे दी जाएगी, कॉलेज में फिर से दाखिल कर लिया गया। कुछ हुआ भी तो उसका असर 4 दिन से ज़्यादा नहीं रहा। उससे पहले एक लड़के के पास देसी कारतूस और तमंचा बरामद हुआ था। तमंचा बिना कारतूस का था और इतना भोंड़ा था कि इस देश के लोहारों की कारीगरी पर रोना आता था। पर इन कमजोरियों के होते हुए भी कॉलेज में पुलिस आ गई और लड़के को बैजी का आदमी होने के बावजूद क्लर्क साहब को लेकर थाने चली गई। लोग प्रतीक्षा करते रहे कि कुछ होने वाला है और लगा कि 4-6 दिन तक कुछ होता रहेगा। पर शाम तक पता चला कि जो निकला था वह तमंचा नहीं था, बल्कि लोहे का एक छोटा सा टुकड़ा था। और क्लर्क साहब थाने पर पुलिस के कहने से नहीं बल्कि अपने मन से तफरीह करने के लिए चले गए थे। और लड़का गुंडागिरी नहीं कर रहा था, बल्कि बांसुरी बहुत अच्छी बजाता था। शाम को जब क्लर्क तहरीफ करता हुआ लड़का बांसुरी बजाता हुआ थाने से बाहर निकला तो लोगों की तबीयत गिर गई। वे समझ गए कि यहाँ कुछ भी नहीं हुआ और उनके सामने फिर वही शाश्वत प्रश्न पैदा हो गया, अब क्या हो। शाश्वत माने जो हमेशा से रहता है। इस वातावरण में लोगों की निगाह प्रिंसिपल साहब और बैद जी पर पड़ी थी। बैद जी तो अपनी जगह मदन मोहन मालवीय शैली की पगड़ी बांधे हुए इत्मीनान से बैठे थे, पर प्रिंसिपल साहब को देखकर लगता था कि बिना किसी सहारे के बिजली के खंभे पर चढ़े हुए और दूर से ही किसी को देखकर चीख रहे हैं, देखो देखो कोई शरारत करना चाहता है। उनकी निगाह में संदेह था और अपनी जगह पर चिपके हुए प्रत्येक भारतवासी का यह भय था कि हमें कोई खींचकर हटा न दे। लोग कमजोरी ताड़ गए और उनको उसी लपेट में बैद जी को लहलहाने लगे। उधर वे लोगों को भी मारना पड़ जाए और डर से पहले ही मारने पर आमादा हो गए। उन्हीं दिनों एक दिन खन्ना मास्टर को किसी ने बताया कि कॉलेज में एक प्रिंसिपल और एक वाइस प्रिंसिपल होता है। वे इतिहास पढ़ाते थे और कॉलेज के सबसे बड़े लेक्चरर थे। इसी धोखे में वे एक दिन बैद जी से कहे आए कि उन्हें वाइस प्रिंसिपल बनाया जाना चाहिए। बैद जी ने सिर हिलाकर कहा कि यह एक नवीन विचार है। नवयुवकों को नवीन चिंतन करते ही रहना चाहिए। उनके प्रत्येक नवीन विचार का मैं स्वागत करता हूँ, पर यह प्रश्न प्रबंध समिति को देखने का है। उसकी अगली बैठक में यह प्रश्न आया तो उस पर समुचित विचार किया जाएगा। खन्ना मास्टर ने यह नहीं सोचा कि प्रबंध समिति की अगली बैठक कभी नहीं होती। तो खन्ना मास्टर एक दिन बैद जी के पास गए कि जो है मैं किसी ने उनको बताया कि कॉलेज में एक प्रिंसिपल होता है, एक वाइस प्रिंसिपल, तो इसी आशा में वो गए कि मैं जो है इतिहास का लेक्चरर हूँ और सबसे सीनियर हूँ, तो मुझे जो है वाइस प्रिंसिपल बनना चाहिए। तो बैद जी ने कहा कि यह विषय तो समिति का है और जब समिति की अगली बैठक होगी तो यदि यह प्रश्न उठा तो उस पर विचार किया जाएगा। उन्होंने तत्काल वाइस प्रिंसिपल का पद पाने के लिए एक दरख्वास्त चिट्ठी लिखी और प्रिंसिपल को इस प्रार्थना के साथ दे दी कि इसे प्रबंध समिति की अगली बैठक में पेश कर दिया जाए। प्रिंसिपल साहब खन्ना मास्टर की इस हरकत पर हैरान रह गए। उन्होंने बैद जी से जाकर पूछा, खन्ना को यह दरखास्त देने की सलाह आपने दी है? इसका उत्तर बैद जी ने 3 शब्दों में दिया, अभी नवयुवक है। इसके बाद कुछ दिनों तक प्रिंसिपल साहब चौपालगंज के रास्ते पर मिलने वाली हर आदमी से प्राणी शास्त्र का यह तथ्य बताते रहे कि आजकल के लोग ना जाने कैसे हो गए हैं। खन्ना मास्टर की इस हरकत का वर्णन भी मुँह में राम बगल में छुरी, मेहमान ही पाली लोमड़ी, हमारे घर में क्या हुआ हुआ। यद्यपि लोमड़ी हुआ हुआ नहीं करती, पीठ में छुरा भोंकना, मेढक को जुकाम हुआ है जैसी कहावतों के सहारे करते रहे। एक दिन उन्होंने चौराहे पर खड़े होकर प्रतीकवादी ढंग से कहा, एक दिन किसी घोड़े की सुम में नाल ठोकी जा रही थी। उसे देखकर एक मेढक को शौक चढ़ आया कि हम भी नाल ठोकाएंगे। बहुत कहने पर वह नाल वाले ने मेढक के पैर में जरा सी कील ठोक दी। बस मेढक भाई वहीं ढेर हो गए। शौकीनों का नतीजा बुरा होता है। इस पंचतंत्र के पीछे वही भय था
आज जो वाइस प्रिंसिपल होना चाहता है वह कल प्रिंसिपल चाहेगा। इसके लिए वह प्रबंध समिति के मेंबरों को अपनी ओर तोड़ेगा, मास्टरों का गुट बनाएगा, लड़कों को मारपीट के लिए उकसाएगा, ऊपर शिकायतें में दबा भिजवाएगा। वह कमीना है और कमीना ही रहेगा। मतलब प्रिंसिपल साहब जो है खन्ना मास्टर की इस बात से नाखुश हो गए कि वो वाइस प्रिंसिपल का पद क्यों चाहते हैं। यहीं पर दो पंक्तियाँ आई हैं कि सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से, और खुशबू आ नहीं सकती कागज़ के फूलों से। इस कविता को ऊपर दर्ज करके रामाधीन भीकम खिड़वी ने वैद्य जी को पत्र लिखा। उसका आशय था कि प्रबंध समिति की बैठक जो पिछले 3 साल से नहीं हुई 10 दिन में बुलाई जानी चाहिए, और कॉलेज की साधारण समिति की सालाना बैठक जो कि कॉलेज की स्थापना के साल से अब तक नहीं हुई के बारे में वहाँ विचार होना चाहिए। उन्होंने विचारणीय विषयों में वाइस प्रिंसिपल की तरक्की का भी हवाला दिया। प्रिंसिपल साहब जब यह पत्र अपनी जेब में डालकर वैद्य जी के घर से बाहर निकले तो उन्हें अचानक उससे गर्मी से निकलती महसूस हुई। उन्हें जान पड़ा कि उनकी कमीज झुलस रही है और गर्मी की धाराएं कई दिशाओं से बहने लगी हैं। एक धारा उनके कोट से झुलसाने लगी है, दूसरी कमीज के नीचे से निकलकर उनकी पैंट के अंदर घुस गई। उसके कारण उनके पैर तेजी से बढ़ने लगे। एक तीसरी धारा उनकी आंख और नाक कान पर लाल पॉलिश चढ़ाती हुई खोपड़ी के उस गड्ढे की ओर बढ़ने लगी जहाँ कुछ आदमियों के दिमाग हुआ करता है। कॉलेज के फाटक पर ही उन्होंने रुपन बाबू मिल गए। उन्होंने उन्होंने रुक कर कहना शुरू किया, देख लिया तुमने, खन्ना रामाधीन का खूंटा पकड़कर बैठे हैं। वाइस प्रिंसिपल ही का शौक चल रहा है। एक बार एक मेढक ने देखा कि घोड़े में नाल ठोकी जा रही, मतलब उन्होंने वही पुरानी कहानी सुनानी रुपन बाबू को शुरू कर दी। फिर उसने रुपन बाबू ने कॉलेज छोड़कर कहीं बाहर जा रहे थे, जल्दी में थे। बोले, जानता हूँ मेढक वाला किस्सा यहाँ सभी को मालूम है, पर मैं आपसे एक बात साफ साफ बता दूँ। खन्ना ने से मुझे हमदर्दी नहीं है, पर मैं समझता हूँ कि यहाँ एक वाइस प्रिंसिपल का होना ज़रूरी है। आप नहीं रहते तो यहाँ सभी मास्टर कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ते हैं। टीचर्स रूम में वह गुंडागिर्दी होती है कि क्या बताएं। वहीं हैं ठें ठें फैं फैं बेगंभीर हो गए और आदेश के ढंग से कहने लगे, प्रिंसिपल साहब, मैं समझता हूँ कि हमारे यहाँ एक वाइस प्रिंसिपल भी होना चाहिए। खन्ना सबसे ज़्यादा सीनियर हैं, उन्हीं को बन जाने दीजिए। सिर्फ नाम की बात है, तनख्वाह तो बढ़नी नहीं है। तो रप्पन बाबू ने कह दिया कि एक हिसाब से बात तो सही है कि कॉलेज में वाइस प्रिंसिपल होना चाहिए, क्योंकि यदि आप प्रिंसिपल साहब यदि आप कहीं चले जाते तो मास्टर पे आपस में तो तुम्हें में उनकी होना शुरू हो जाती है, लड़ाई शुरू हो जाती है ऑफिस में। प्रिंसिपल साहब का दिल इतने ज़ोर से धड़कने लगा कि उछलकर फेफड़ों में घुस जाएगा। वे बोले, ऐसी बात तो अब कभी भूल कर भी ना कहना रप्पन बाबू। ये खन्ना बन्ना चिल्लाने लगेंगे कि तुम उनके साथ हो। ये शिवपालगंज है, मजाक में भी सोच कर बोलना चाहिए। तो यह कथन किसका है? प्रिंसिपल का है कि यह शिवपालगंज है, मजाक में भी सोच कर बोलना चाहिए। महत्वपूर्ण कथन है। मैं तो सच्ची बात कहता हूँ, खैर देखा जाएगा, कहते कहते रप्पन बाबू आगे बढ़ गए। प्रिंसिपल साहब तेजी से कमरे में आ गए। ठंडक थी, पर उन्होंने कोट उतार दिया। शिक्षा संबंधी सामानों की सप्लाई करने वाली किसी एक दुकान का कैलेंडर ठीक उनकी नाक के सामने दीवार पर टंगा हुआ था, जिसमें नंगे बदन पर लगभग एक पारदर्शक साड़ी लपेटे हुए कोई फिल्म एक्ट्रेस एक आदमी की ओर लड्डू जैसा बढ़ रही थी। आदमी चेहरे पर बड़े बड़े बाल बढ़ाए हुए, एक हाथ आंखों के सामने उठाए, ऐसा मुंह बना रहा था जैसे लड्डू खाकर उसे अपच हो गया हो। ये मेनका और विश्वामित्र थे। वे इन्हीं को थोड़ी देर देखते रहे, फिर घंटी बजाने की जगह जोर से चिल्लाकर उन्होंने चपरासी को बुलाया और कहा, खन्ना को बुलाओ। चपरासी ने रहस्य के स्वर में कहा, फील्ड की तरफ गए हैं, मालवी जी के साथ में हैं। प्रिंसिपल ने उकताकर सामने रखे हुए कलमदान को घसीट कर दूर रख दिया। कलमदान भी नमूने के तौर पर किसी एजुकेशन एम्पोरियम से मुफ्त में मिला था, और जिस तरह प्रिंसिपल साहब ने उसे दूर पटका था, उससे लगता था उस साल एम्पोरियम का कोई भी माल कॉलेज में नहीं खरीदा जाएगा। पर प्रिंसिपल साहब का मतलब यह नहीं था कि वे इस वक्त चपरासी को सिर्फ यह बताना चाहते थे पर प्रिंसिपल साहब का मतलब यह नहीं था वे इस वक्त चपरासी को सिर्फ यह बताना चाहते थे कि उसकी खुफिया रिपोर्ट अभी सुनने को तैयार नहीं है। उन्होंने कड़क कर कहा, मैं कहता हूँ खन्ना को इसी वक्त बुलाओ। चपरासी गाढ़े का साफ कुर्ता और साफ धोती पहने हुए था। उसके पैरों में खड़ाऊ और माथे पर तिलक था। उसने शांतिपूर्वक कहा, जा रहा हूँ। खन्ना खन्ना को बुलाए लादा हूँ, इतना नाराज क्यों हो रही हो? प्रिंसिपल साहब दांत पीसते हुए तिरछी निगाहों से मेज पर रखे हुए टीन को एक टुकड़े को देखते रहे। इस पर पॉलिश करके एक लाल गुलाब का फूल बना दिया गया था। नीचे तारीख और महीना बताने के लिए कैलेंडर लगाया गया था। इसे शराब बनाने की एक प्रसिद्ध फर्म ने पंडित जवाहरलाल नेहरू की यादगार में बनवाया था, और मुफ्त में चारों दिशाओं में इस विश्वास के साथ भेजा गया था
कि जहां एक कैलेंडर जाएगा वहां की जनता पंडित जवाहरलाल नेहरू के आदर्शों को और इस फर्म की शराब को कभी नहीं भूलेगी। पर इस वक्त कैलेंडर का प्रिंसिपल साहब पर कोई असर नहीं हुआ। पंडित नेहरू के लाल गुलाब ने उन्हें शांति नहीं दी, न फेनदार बियर की कल्पना ने उनकी आंखों को मूंदने के लिए मजबूर किया। वे दांत पीस रहे थे और पीसते रहे। अचानक जिस वक्त चपरासी का खड़ाऊं दरवाजे की चौखट पार कर रहा था, उन्होंने कहा, रामाधीन इन्हें वाइस प्रिंसिपल ही दिलाएंगे, बच्चे कहेंगे। चपरासी घूम पड़ा, दरवाजे पर खड़े खड़े बोला, गाली दे रहे हो प्रिंसिपल साहब? उन्होंने कहा, ठीक है, जाओ अपना काम करो। अपना काम तो कर ही रहा हूँ, चपरासी बोला, आप कहें तो अब ना करूँ। प्रिंसिपल माथे की झुर्रियाँ डालकर दीवार पर टंगे एक दूसरे कैलेंडर को देखने लगे थे। चपरासी ने उसी तरह पूछा, कहें तो खन्ना पर निगाह रखना बंद कर दूँ? प्रिंसिपल साहब चिढ़ गए, बोले, भाड़ में जाओ। चपरासी उसी तरह सीना ताने खड़ा रहा, लापरवाही से बोला, मुझे खन्ना बनना ना समझ लीजिएगा, काम 24 घंटे करा लीजिए, पर मुझे बर्दाश्त है, पर यह अबे तबे तू तड़ाक मुझे बर्दाश्त नहीं। तो यह कथन किसका है? चपरासी का, कि काम 24 घंटे करा लीजिए पर मुझे बर्दाश्त है, लेकिन यदि अबे तबे खराब भाषा में बात की तो फिर मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। प्रिंसिपल साहब उसकी ओर देखते रह गए। चपरासी ने कहा, आप बामन हैं और मैं भी बामन हूँ, नमक से नमक नहीं खाया जाता। हाँ, यह भी महत्वपूर्ण कथन है। तो चपरासी ने कहा, आप बामन हैं तो मैं भी बामन हूँ, मतलब आप ब्राह्मण हैं तो मैं भी ब्राह्मण हूँ, और नमक से नमक नहीं खाया जाता। प्रिंसिपल साहब ने ठंडे स्वर में कहा, तुम्हें धोखा हुआ है, मैं तुम्हें नहीं खन्ना के लिए कह रहा था, टुच्चा है। रामादीन से मिलकर मीटिंग का नोटिस भिजवाता है। चपरासी को यकीन दिलाने के लिए कि यह गाली खन्ना को ही समर्पित है, उन्होंने फिर कहा, टुच्चा। अभी बुलाए लाता हूँ, चपरासी बोला। चपरासी की आवाज़ भी ठंडी पड़ गई। प्रिंसिपल साहब खड़ाऊँों की धीमी पड़ती हुई खट खट सुनते रहे। उनकी निगाह एक तीसरे कैलेंडर पर जाकर केंद्रित हो गई, जिसमें 5-5 साल के 2 बच्चे बड़ी बड़ी राइफलें लिए बर्फ पर लेटे थे, शायद चीनियों की फौज का इंतजार कर रहे थे, और इस तरह बड़े कलात्मक ढंग से बता रही थी कि फैक्ट्री में जूट के थैले सबसे अच्छे बनते हैं। प्रिंसिपल साहब इस कैलेंडर पर निगाह जमाकर बैठे हुए खन्ना का इंतजार कर रहे थे और सोचते रहे कि इसे वाइस प्रिंसिपली का शौक न चल रहा होता तो कितना अच्छा होता। वे भूल गए कि सबके अपने अपने शौक हैं। रामाधीन बेगम खेड़वी को चिट्ठी के आरंभ में उर्दू कविता लिखने का शौक है। खुद उन्हें अपने दफ्तर में रंग बिरंगे कैलेंडर लटकाने का शौक है। और चपरासी को, जो कि क्लर्क ही की तरह वैद्य जी का रिश्तेदार था, अकड़ कर बात करने का शौक है। प्रिंसिपल साहब खन्ना का इंतजार करते रहे। उधर होने वाली घटना को ऐतिहासिक बनाने के लिए बाहर के बरामदे में क्लर्क साहब आकर खड़े हुए। दीवार के पीछे खिड़की के नीचे ड्रिल मास्टर टांग पसार कर खड़े खड़े पेशाब करने के बजाय बीड़ी पीने लगा। इस बात का खतरा नहीं रहा कि खन्ना और प्रिंसिपल साहब का संवाद जनता तक पहुंचने के पहले ही हवा में उड़ जाएगा। रात में रंगनाथ और बद्री छत पर कमरे में लेटे थे और सोने के पहले ही बेतरतीब बातें शुरू हो गई थी। रंगनाथ ने अपनी बात खत्म करते हुए कहा, पता नहीं चला कि प्रिंसिपल और खन्ना में क्या बात हुई। ड्रिल मास्टर बाहर खड़ा था। खन्ना मास्टर ने चीख कर कहा, आपकी यही इंसानियत है। वह सिर्फ इतना ही सुन पाया। बद्री ने जम्हाई लेते हुए कहा, प्रिंसिपल ने गाली दी होगी, उसी के जवाब में उसने इंसानियत की बात कही होगी। यह खन्ना इसी तरह बात करता है, साला बांगड़ू है। रंगनाथ ने कहा, गाली का जवाब तो जूता है। यह किसका कथन है? महत्वपूर्ण है कि गाली का जवाब तो जूता है। यह किसका कथन है? रंगनाथ का। बद्री ने इसका कोई जवाब नहीं दिया। रंगनाथ ने फिर कहा, मैं तो देख रहा हूँ कि यहाँ इंसानियत का जिक्र ही बेकार है। बद्री ने सोने के लिए करवट बदल ली। गुड नाइट कहने की शैली में बोले, सो जाओ, ठीक है। पर यहाँ जो भी का खा गा गा पढ़ लेता है, उर्दू भौंकने लगता है, बात बात में इंसानियत इंसानियत करता है। कल्ले में जब बूता नहीं होता तो तभी इंसानियत के लिए जी हुड़कता है। बात ठीक थी। शिवपालगंज में इन दिनों इंसानियत का बोलबाला था। लौंडे दोपहर की घनी अमराइयों में जुआ खेलते थे। जीतने वाले जीतते थे, हारने वाले कहते थे, तुम्हारी यही इंसानियत है। जीतते तो तुम्हारा पैसा उतर आता है, टरकने का बहाना ढूंढने लगते हो। कभी कभी जीतने वाला भी इंसानियत का प्रयोग करता है। वह कहता है कि इसी का नाम इंसानियत है। एक दाव हारने में ही पिलपिला गए। यहाँ 4 दिन बाद हमारा एक दांव लगा तो उसी में हमारा पैसा बंद कर दोगे। मतलब इंसानियत शब्द का उपयोग चाहे हार रहा है जीत रहा है कोई भी, ज़्यादातर लोग कुछ यदि सामने वाले को कहना है और यदि काम बिगड़ रहा है तो बस यही तुम्हारी इंसानियत है। एक डायलॉग की तरह उसका यूज होने लगा।
ताड़ी घर में मजदूर लोग सिर को दाएं बाएं हिलाते रहे। 1962 में भारत को चीन के विश्वासघात से जितना सदमा पहुंचा था, उसी तरह के सदमे का दृश्य पेश करते हुए वे कहते हैं, बुधवा ने पक्का मकान बनवा डाला। कारखानों वालों के ठाठ हैं। हमने कहा पाहुन आए हैं, ताड़ी के लिए 2 रुपये निकाल दो, तो उसने सीधे बात नहीं की, पिछल्ला दिखा के चला गया। बताओ नगेसर, क्या यही इंसानियत है? यानी इंसानियत का प्रयोग शिवपालगंज में उसी तरह चुस्ती और चालाकी का लक्षण माना जाता था जिस तरह राजनीति में नैतिकता का। मतलब इंसानियत शब्द का प्रयोग ऐसा चुस्ती चालाकी का लक्षण माना जाता था कि चालाकी दिखाने के लिए और इंसानियत शब्द का प्रयोग कर लो, जिस प्रकार से राजनीति में नैतिकता का प्रयोग किया जाता है। यह दूसरी बात है कि बद्री पहलवान इसे कल्ले की कमजोरी समझते थे। यह संदेश देकर नैतिकता पर उसे लागू करने के लिए रंगनाथ को जगता छोड़कर वे बात में सो गए। रंगनाथ कंबल ओढ़े छत की ओर देखता हुआ लेटा रहा। दरवाज़ा खुला था, बाहर चांदनी फैली थी। थोड़ी देर उसने सोफिया लॉरेन और एलिजाबेथ का ध्यान किया, पर कुछ क्षण बाद ही इसे चरित्रहीनता की अलामत मानकर वह अपने शहर के धोबी की लड़की के बारे में सोचने लगा, जो धुलाई के कपड़ों से अपने लिए पोशाक निकालते वक्त पिछले दिनों बिना बाह के ब्लाउजों को ज़्यादा तरजीह देने लगी थी। कुछ देर में इस परिस्थिति को भी घटिया समझकर वे फिल्म अभिनेत्रियों पर उसने दोबारा ध्यान लगाया। इस बार राष्ट्रीयता और देश प्रेम के नाम पर लिज टेलर आदि को भुलाकर वही रहमान और सायरा बानू का सहारा पकड़ा। 2-4 मिनट के बाद ही वह इस नतीजे पर पहुंचने लगा कि हर बात में विलायत से प्रेरणा लेना ठीक नहीं है, और ठीक से मन लग जाए तो देश प्रेम में भी बड़ा मजा है। अचानक उसे नींद आने लगी, और बहुत कोशिश करने पर भी सायरा बानू के समूचे जिस्म के सामने उसके ध्यान का रकबा छोटा पड़ने लगा। उसमें कुछ शेर और भालू छलांगे लगाने लगे। उसने एक बार पूरी कोशिश से सायरा बानू को धड़ से पकड़कर घसीटना चाहा, पर वह हाथ से बाहर फिसल गई और उसी सौदे में शेर और भालू भी बाहर निकल गए। तभी उसके दिमाग में खन्ना मास्टर की बनती बिगड़ती हुई तस्वीर दो एक बार लुपलुपाई और एक बार शब्द गूंजने लगा, इंसानियत इंसानियत। पहले लगा कोई यह शब्द फुसफुसा रहा है, फिर जान पड़ा इसे कोई मंच पर बड़ी गंभीर आवाज़ में पुकार रहा है। उसके बाद ही ऐसा जान पड़ा कहीं दंगा हो रहा है और चारों ओर से लोग चीख रहे हैं, इंसानियत इंसानियत। वह जाग पड़ा। जागते ही शोर सुनाई दिया, चोर चोर चोर, ना जाने जाने ना जाए, पकड़ लो, चोर चोर चोर। एक आध क्षणों के बाद पूरी बात चोर चोर पर आकर टूट रही थी, जैसे ग्रामोफोन की सुई रिकॉर्ड होने में इसी नुक्ते पर फंस गई हो। उसने देखा शेर गांव में दूसरी तरफ हो रहा था, शोर गांव में दूसरी तरफ हो रहा था। बद्री पहलवान चारपाई से कूदकर पहले ही नीचे खड़े हो गए। वह भी उठ बैठा। बद्री ने कहा, छोटे, कहता ही था चोरों का ये ग्रोह आसपास घूम रहा है, लगता है गांव में भी आ गए। दोनों जल्दी जल्दी कपड़े पहनकर बाहर आए। कपड़े पहनने का अर्थ यह नहीं कि बद्री ने चूड़ीदार पजामा शेरवानी पहनी हो। नंगे बदन पर ढीली हुई तहमत उन्होंने कमर के चारों ओर कस ली और एक चादर ओढ़ लिया। बस कपड़े पहनने की प्रक्रिया पूरी हो गई। मतलब साधारण कपड़े जो है, रंगनाथ ने एक तहमच पहन ली, ऊपर से कंबल ओढ़ लिया, चादर ओढ़ ली। रंगनाथ परमहंसों की इस गति तक नहीं पहुंच पाया था। उसने कमीज डाल ली। दरवाजे तक पहुंचते पहुंचते उसके कदम भी तेज हुए। तब तक चारों ओर से चोर चोर के नारे उठने लगे थे। शोर हाथों हाथ इतना बढ़ गया कि अंग्रेज़ों ने अगर उसे 1921 में सुन लिया होता तो हिंदुस्तान छोड़कर वे तभी देश छोड़ गए होते। दोनों जीने से उतरकर नीचे आए। बैठक से बाहर निकलते ही बद्री पहलवान ने रंगनाथ से कहा, तुम यहीं दरवाज़ा बंद करके घर पर बैठो, मैं बाहर जाकर देखता हूँ। उधर रुपन बाबू घर के भीतर से धोती के छोर कंधे पर लपेटते हुए सड़फड़ सड़फड़ वहीं पहुँच गए और बोले, आप दोनों घर पर रहें, मैं बाहर जाता हूँ। ऐसा लगा जैसे बाहर जाने का मतलब जौहर दिखाना था या चक्रव्यूह भेदना। मतलब दोनों एक दूसरे से कहने लगे कि तुम घर पर आओ, हम जो है बाहर जा रहे हैं। दोनों भाई बाहर जाने की जिद पकड़ गए। रंगनाथ ने शहीदों की सी अदा में कहा, यह है तो जाइए आप लोग बाहर, मैं घर पर ही रहूँगा। सामने सड़क से चांदनी में 3 आदमी चोर चोर चीखते हुए निकले। उनके पीछे 2 आदमी और चोर चोर की तरह नारा बुलंद करते निकल गए। फिर एक अकेला आदमी उसी तरह चोर चोर का हल्ला मचाता हुआ निकला। फिर 3 आदमी और, सबके हाथों में लाठियाँ थीं। सभी दौड़ रहे थे, सभी चोरों का दौड़ा रहे थे। जुलूस में सबसे बाद में निकलने वालों में से बद्री पहलवान ने कुछ को पहचाना। वह भी दौड़कर उन्हीं में मिल गए। पुकार कर बोले, कौन है छोटे, चोर कहाँ हैं? छोटे ने हाँफते हाँफते कहा, आगे निकल गए। कुछ देर शांति रही। रुपन बाबू
और रंगनाथ बैठक का दरवाज़ा बंद करके ताला लगाकर छत पर वापस चले आए। नीचे बैद जी खांसकर बोले, कौन है? रुपन ने बाबू ने जवाब दिया, चोर हैं पिताजी। बैद जी घबराहट में गरज कर बोले, कौन रुपन, छत पर हो? रुपन ने गांव में उठते हुए शोर को अपनी ओर से यथाशक्ति बढ़ावा देते हुए कहा, हाँ हम ही हैं। क्यों जानबूझकर पूछ रही हो? चैन से सोते क्यों नहीं? मतलब उन्होंने अपने पिताजी बैद जी से कहा कि जा है, क्यों चिल्ला रही हो? मैं ही हूँ, सोते क्यों नहीं हो? बैद जी ने अपने छोटे लड़के की यह आदर भरी वाणी सुनकर चुप हो गए। छत पर रुपन बाबू और रंगनाथ गांव भर की फैलती फूटती आवाज़ों को सुनते रहे। कोई मकान के पिछवाड़े चिल्लाया, मार डाला मार डाला। और शोर, किसी ने चीख कर कहा, अरे नहीं छोटे, यह तो भगवती है, छोड़ो इसे छोड़ो, इधर उधर उधर चोर गए हैं। कोई रो रहा था, किसी ने सांत्वना दी, अरे क्यों सांड जैसा रो रहा है। एक डंडा पड़ गया, उसी में फाँय फाँय कर रहा है। रोते रोते उसने जवाब दिया, हम भी कसर निकालेंगे, देख लेंगे। फिर कोहराम, उधर उधर जाने न पाए जाने न पाए, दे लाठी एक लाठी, मार उछल के, क्या साला बाप लगता है। रंगनाथ को उत्साह और उत्सुकता के साथ साथ मजा भी आने लगा। यह भी एक कैसा नियम है, यहाँ लाठी चलाते समय बाप को ही अपवाद में रूप में छोड़ दिया जाता है। धन्य है भारत, तेरी पितृभक्ति धन्य है। रुपन बाबू बोले, भगवती और छोटे की चल रही थी, लगता है इसी धमा चौकड़ी में छोटे ने कुछ कर दिया। रंगनाथ ने कहा, यह तो बड़ी गड़बड़ की बात है। रुपन बाबू उपेक्षा के साथ बोले, गड़बड़ क्या है, दांव लग जाने की बात है। छोटे देखने में भोंदू लगता है पर बड़ा घाघ है। दोनों फिर चारों ओर से भगदड़ की और शोर की ओर कान लगाए रहे। रंगनाथ ने कहा, शायद चोर निकल गए, वह तो यहाँ हमेशा ही होता है। रुपन ने कहा, वो तो हमेशा ही ऐसा होता है कि चोर निकल जाती है। रंगनाथ ने रुपन बाबू की ग्राम प्रेम की चापलूसी करनी चाहिए। बोले, शिवपालगंज में चोर आकर निकल जाए, यह तो संभव नहीं। बद्री दादा बाहर निकले हैं तो एक दो को तो पकड़ ही जाएंगे। किसी पुरानी पीढ़ी के नेता की तरह अतीत की ओर हसरत के साथ देखते हुए रुपन बाबू ने ठंडी सांस भरी। कहने लगे, नहीं रंगनाथ दादा, अब पहले वाले दिन गए। वह ठाकुर दूरबीन सिंह का जमाना था। बड़े बड़े चोर शिवपालगंज के नाम से थर्राते थे। रुपन बाबू की आंखें वीर पूजा की भाव में चमक उठी। पर यह बात यहीं रुक गई। शोर का आखिरी दौर चल रहा था और लोग आसमान फाड़ने के उद्देश्य से बजरंग बली की जय बोलने लगे। रंगनाथ ने कहा, लगता है कोई चोर पकड़ा गया। रुपन बाबू ने कहा, नहीं, गंजहा लोगों का खूब खूब जानता हूँ। चोरों को गांव से बाहर खदेड़ दिया होगा। चोरों ने खुद इन्हें गांव के बाहर नहीं खदेड़ा। क्या यही क्या कम नहीं, यही क्या कम है। इसी खुशी में जय जयकार लगाई जा रही है। चांदनी में लोग दो दो चार चार के गुट बनाकर किचमिच किचमिच करते हुए सड़क और दूसरे रास्ते से आ जा रहे थे। रुपन बाबू ने मुडेर के पास खड़े होकर देखा। एक गुट ने नीचे से कहा, जागते रहना रुपन बाबू, रात भर होशियारी से रहना। रुपन बाबू घृणा के साथ वहीं से बोले, जाओ, बहुत नक्शेबाजी न झाड़ो। रंगनाथ की समझ में नहीं आया कि इतनी अच्छी सलाह का रुपन बाबू इस तरह से तिरस्कार क्यों कर रही है। थोड़ी देर बाद यही सलाह गांव के कोने कोने में गूंजने लगी, जागते रहो जागते रहो। शोर अब रह रहकर हो रहा था। चारों ओर सीटियां भी सुनाई देने लगी थी। रंगनाथ ने कहा, ये सीटियां कैसी हैं? रुपन बाबू बोले, क्या पुलिस शहर में गश्त नहीं लगाती? ओह, पुलिस तो अब भी मौके पर आ गई है। जी हाँ, पुलिस ने ही तो गांव वालों की मदद से डाकुओं का मुकाबला किया है। पुलिस वालों ही ने तो उन्हें यहाँ से मार भगाया है। रंगनाथ आश्चर्य से रुपन बाबू को देखने लगा। डाकू? हाँ डाकू, हाँ हाँ डाकू, नहीं तो और क्या। चांदनी रात में भी कभी चोर आते हैं, ये डाकू ही तो थे। रुपन बाबू जोर जोर से ठहाकर हंसे और बोले, दादा, ये गंजा लोगों की बातें हैं, मुश्किल से समझोगे। मैं तो जो अखबार छपने वाला है उसका हाल आपको बता रहा हूँ। एक सीटी मकान के बिल्कुल नीचे सड़क पर बजी। रुपन बोले, तुमने मास्टर मोतीराम को देखा है कि नहीं? पुराने आदमी हैं, दरोगा जी उनकी बड़ी इज्जत करते हैं। वे दरोगा जी की इज्जत करते हैं, वे दोनों की इज्जत प्रिंसिपल साहब करते हैं। कोई साला काम तो करता नहीं, बस एक दूसरे की इज्जत ही करते रहते हैं। तो ये कथन किसका है? कि रुपन बाबू का, कि कोई साला काम तो करता नहीं है, सब एक दूसरे की क्या करते रहते हैं? इज्जत करते रहते हैं बस। यही मास्टर मोतीराम शहर के अखबार के संवाददाता हैं। उन्होंने चोरों को डाकू भी न बताया तो मास्टर मोतीराम होने से ही क्या फ़ायदा। रंगनाथ हंसने लगा। सीटियाँ और जागते रहो की आवाज़ें दूर दूर तक बिखरने लगी। इधर उधर के मकानों पर लोगों ने दरवाजे खुलवाने के लिए चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया।
दरवाज़ा खोल दो मुन्ना से लेकर मर गए ससुरे, अरे हम पुकार रहे हैं तुम्हारे बाप तक की शैलियाँ दरवाजे खुलवाने के लिए प्रयोग में आने लगी। वैद्य जी के मकान पर भी किसी ने सदा दरवाजे की सांकल खटखटाई। बाहर लेटने वाला एक हलवाहा जोर से खांसा। सांकल दोबारा खटकी। रंगनाथ ने कहा, बद्री दादा होंगे, चलो ताला खोल दो। वे लोग नीचे आ गए। ताला खोलते खोलते रुपन ने पूछा, कौन है? बद्री ने दहाड़ कर कहा, खोलते हो कि नहीं? कौन लगाए हो? रुपन ने ताला खोलना बंद कर दिया। बोले, क्या नाम है? उधर से गला फाड़ आवाज आई, रुपन कहे देता हूँ चुपचाप दरवाज़ा खोल दो। कौन, बद्री दादा? हाँ हाँ, बद्री दादा ही बोल रहा हूँ, खोलो जल्दी। रुपन ने ढीले ढाले हाथों से ताला खोलते हुए कहा, बद्री दादा, अपने बाप का नाम भी बता दो। बद्री दादा ने कोसते हुए वैद्य जी का नाम बताया। रुपन ने फिर पूछा, दादा जरा अपने बाबा का नाम बताओ। उन्होंने उसी तरह कोसते हुए बाबा का नाम बताया। फिर पूछा, पर बाबा का नाम? बद्री ने दरवाजे पर मुक्का मारा। कहा, अच्छा ना खोले जाते हैं। रुपन बाबू ने कहा, दादा जमाना जोखिम का है, बाहर चोर घूम रहे हैं, इसलिए पूछ रहा हूँ। पर बाबा का नाम भूल गए हो तो ना बताओ, पर गुस्सा दिखाने से कोई फ़ायदा नहीं, गुस्से का काम बुरा है। मतलब जो रुपन बाबू हैं वे अपने बड़े भैया बद्री पहलवान की जो है मज़ा ले रहे हैं कि जो है बाहर से वो दरवाज़ा बजा रहा है और जो अंदर से सवाल पे सवाल सवाल पे सवाल किए जा रहे हैं। बद्री पहलवान की असलियत की परीक्षा ले चुकने और क्रोध की निस्सारता पर अपनी राय देने के बाद रुपन ने दरवाज़ा खोला। बद्री पहलवान बिच्छू के डंक की तरह तिलमिलाते अंदर आए। रुपन बाबू से पूछा रुपन बाबू ने पूछा, क्या हुआ दादा, सभी चोर भाग गए? बद्री पहलवान ने जवाब नहीं दिया, चुपचाप जीना चढ़कर ऊपर आ गए। रुपन बाबू नीचे ही अंदर चले गए। ऊपर के कमरे में रंगनाथ और बद्री पहलवान जैसे ही अपनी अपनी चारपाइयों पर लेटे तभी नीचे से किसी ने पुकारा, वस्ताद नीचे आओ, मामला बड़ा गिचपिच हो गया है। बद्री ने कमरे के दरवाजे से पुकार कर कहा, क्या हुआ छोटे, सोने दोगे कि रात भर यही जोते रहोगे? छोटे ने वहीं से जवाब दिया, वस्ताद सोने बोने की बात छोड़ो, अब तो रपट की बात हो रही है। इधर तो साला गली गली में चोर करते हैं, उधर से इसी चिल्लपों में किसी ने हाथ मार दिया, गहरे इनके यहाँ चोरी हो गई, उतर जाओ। यहीं पर 10 अध्याय जो है समाप्त हो जाता है। तो इस वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। इसके आगे का उपन्यास जो है अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।